हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई है और ये मैम है और ये हमेशा ज़्यादा है। ये आसान तरीका है, उसमें बांध दिया, शाम को उतार दिया। इनको हाथ में भी बांध सकते हैं। हाथ में बांध लिया, पेट से ऐसे करते हैं, बाहर नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन जवाब देना संडे को एक ध्यान रखा करो। संडे की क्लास इसलिए होती है कि जितने भी एक हफ्ते के क्वेश्चन हैं उनका जवाब देना है। आ जाओ, दूसरे फ़ोन पे पूछते जाओ। एक एंडोमेट्रियोसिस का मुझे याद है कि एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस सबके होती है। हमारा यूट्रस कैसे होता है, ऐसे यूट्रस होता है, इसमें यहाँ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, दोनों तरफ से ट्यूब्स टेढ़ी मेढ़ी होती है सब। और यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी में एग बनता है, एग यहाँ से अपने आप ये पिक कर लेती है, कितना करिश्मा है। और फिर यहाँ से स्पर्म जाते हैं, ये दोनों मिलते हैं और जो बनता है, अगर वो सही बनता है तो वो प्रेगनेंसी होती है। तो ये 10% चांसेस होते हैं हर महीने सही बनने के। इतने ऑब्स्टिकल के बाद प्रेगनेंसी हो जाए। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो लाइनिंग है ना, यही कहीं बाहर कहीं गिर जाती है इन द प्रोसेस। जो सेल्स ही होते हैं ना कि अलग अलग सेल्स अलग अलग चीज़ बनाते हैं, तो ये सेल्स कहीं भी गिर जाते हैं तो वहाँ पे सेम लाइनिंग बन जाती है और उसकी वजह से पेन ज़्यादा होता है और कोई नुकसान नहीं है। प्रेगनेंसी तो तब प्रॉब्लम होती है जब ये बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पड़ी हो और ये ट्यूब से को चिपका दे। अगर आपके एक बार भी प्रेगनेंसी हो गई है तो वो चीज़ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोमेट्रियोसिस से परेशान नहीं होना, पेन होना गुड साइन है। जैसे ही मैं बताती हूँ पेन होना गुड साइन है, खुश हो जाते हैं। ये देखो, यूट्रस भी देख लो, ऐसे बेबी होता है, पानी की थैली में होता है। हाँ, जो मैं बता रही थी इधर, यहाँ ये ओवरी में एग बनते हैं और मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं। पहले जैसे पेड़ होता है ना, पहले क्या होता है, बहुत सारा बूर आता है, बड़े खुश होते हैं चौथे, है ना। कैसे होता है तुम्हारे, है ना। पहले जब नया पेड़ होता है, ये आप देखा ही नहीं नया, अब तो सब पुराने हो गए। हाँ, तो छोटे बूर आता है, खुश होते हैं। हाँ, वो होता है पीसीओडी 19 की एज का, कि अभी एग बनना मतलब वो वाला डिपार्टमेंट जस्ट रेडी हो गया है, लेकिन एग नहीं बनना शुरू। इरेगुलर आते हैं, मल्टीपल फॉलिकल आते हैं 18, 19, 20, 21 साल से पहले। पीसीओडी नहीं बोलना किसी को। जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके बाद 8 साल लगते हैं उस डिपार्टमेंट को बनने में। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई है, नहीं हुई तो अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है। हस्बैंड तंबाकू खाते हैं। और उसके बाद अगर कभी ऐसे होता है कि एग नहीं बनता, तो वो किसी एक महीने नहीं बनता। जिनके रेगुलर आते हैं उनके बनता ही है, और नहीं बनता एज के साथ तो थायराइड की वजह से। FT4 TSH सब ने कराना है जिनका प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये 3 महीने की, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है कि सबको लगता है मेरी शुगर ठीक है, 3 महीने की कराओ तो ज़्यादा आती है, और साथ में HB। अगर ये चारों टेस्ट ठीक है ना, तो कुछ भी और होता नहीं है। जो लड़कियां हैं उनका, गर्ल्स का प्रोलैक्टिन हो जाता है ज़्यादा। प्रोलैक्टिन की दवाई तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ का अलग आता है। जब जिस दिन टेंशन करोगे 1 घंटे में बढ़ जाएगा, टेंशन ख़त्म होगी 1 घंटे में कम हो जाएगा। तो इसको कराने का फ़ायदा ही नहीं है। हमने करा लिया, ठीक आया, तो भी किसी दिन बढ़ सकता है। तो इसकी दवाई बहुत सिंपल है, कैपगोलिन, ओवर द काउंटर मिल जाती है। दूध बंद करने के लिए होती है, जब दूध आता है तब ये बनता है। जब भी बॉडी चाहती है प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, हफ्ते में हर संडे ये गोली खा लो। 90% तो इसके खाने से ही फीमेल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मेल है ज़्यादातर, फैक्टर ही ज़्यादातर मेल का है क्वेश्चन। और एंडोमेट्रियोसिस का हो गया, और बताओ। इधर दिखा दो, यहाँ रखो। सर्वाइकल कराया है तो कि कब हमें रिमूव करना चाहिए? सर्वाइकल सर्कलाज वाले को ये सब लिख लेना। इसको 37 वीक पे रिमूव कराना चाहिए, और उसके बाद सिजेरियन का कोई पॉइंट नहीं। पहले तो हम रोक रहे हैं कि होना जाए, और फिर हम कह रहे हैं कि सिजेरियन करना पड़ेगा। ये दोनों बातें बहुत ही रेयर है। अगर उल्टा बेबी हो तो हो सकता है। उल्टा बेबी ब्रीच जो है ना, वो नॉर्मल मैं भी नहीं कराती हूँ, क्योंकि ब्रीच में क्या होता है, पैर हैं पहले निकल गया और हेड ऊपर रह गया। इसको ब्रीच बोलते हैं कि हेड ऊपर है यूट्रस में
और पैर नीचे हैं, ये कॉर्ड निकल जाती है। तो अगर उल्टा बेबी होगा तब सिजेरियन होगा। और 38 वीक सिजेरियन, उल्टे ब्रीच के लिए जो सिजेरियन कराना है वो 38 वीक पे कराना है। प्रीवियस सिजेरियन है तब भी 37-38 वीक पे कराना है, अगर कराना ही है। स्कार थिकनेस कम है, लेस देन 2.5 है तो। और बोलो। एक क्वेश्चन था कि 7 इयर्स हो गए, कंसीव नहीं हो रहा है, वो तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। मेडिसिन चल रही है। नहीं, हस्बैंड का सीमन भी बहुत गड़बड़ है, ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं सैंपल और उसकी रिपोर्ट गलत आती है। रियल प्रॉब्लम बहुत कम है, लेकिन ये छुटपुट चीज़ें हो जाती हैं। सीमन और एग दोनों इतने सेंसिटिव हैं, इतने नाजुक हैं कि इनको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम है। ज़रा सी टेंशन आई, अच्छा ये एक और नई चीज़ हो रही है कि अगर तो सीमन गलत आ गया, अब वाइफ को भी तो टेंशन होगी, उसका एग भी बनना बंद हो गया। तो दोनों को ये प्रॉब्लम है, ऐसे परेशान होते हैं कि मेरा एग नहीं बनता, इनका सीमन ठीक नहीं है। लेकिन इनफर्टिलिटी वालों को ऑनलाइन बहुत सारी बातें देखनी होती हैं, चाहे 100 में से 99 में ऐसे ही गलतियां होती हैं, लेकिन कोई एक तो होता है ना जिसमें रियल प्रॉब्लम होती है। तो देखना तो सबको ही पड़ेगा, सबकी बात पूरी सुननी पड़ेगी। मैम आप कमाल है, वाह वाह। पाकिस्तान से और बोलो। हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है वहाँ पे हाँ बहुत मैसेज आते हैं। चलो आगे। थायराइड है मुझे, क्या कुछ बता रहे सबसे ये 2.5 जो स्कार थिकनेस है ना, ये 2.5 मिलीमीटर है, बहुत पतली होती है ये। और जो सर्वाइकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है, वो 1 इंच है, मतलब वो 1 इंच है। सर्वाइकल लेंथ तो सर्विक्स से बहुत लंबा होता है, ऐसे 1 इंच होता है। और जो स्कार थिकनेस है वो तो यहाँ पे बहुत बारीक सी होती है। स्कार थिकनेस का मतलब होता है कि जहाँ पे पहला स्कार था ये कितना मोटा है। तो ये तो बहुत छोटा सा पतला सा होता है। और सर्विक्स इसमें कम दिखाई है, लेकिन ज़्यादा होती है, जैसे पहले ज़्यादा होती है। वजन कम करना है कुछ स्पेशल? वजन कम की तो दौड़ना है एवरी 5 मिनट। एवरी 5 मिनट सबसे आसान तरीका है। हर 5 मिनट स्किपिंग करनी है, हर घंटे। सबसे आसान तरीका है। अब ये भी सब कुछ देखना ही पड़ेगा। थायराइड, शुगर, तो ये तो 4 टेस्ट करा ही लेने ना, कुछ भी होगा। और FT4 देखना होता है, हमने फ्री थायराइड देखना होता है। अगर पहली बार करा रहे हो तो एंटी TPO भी कराना है। बहुत लोग थायराइड होता है और शुगर 3 महीने वाली करानी है। इनमें से कुछ नहीं निकलता, फिर आपने खाया है, ओवर ईटिंग करिए। अब ये नहीं वो मानती बॉडी की, जी मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं ये हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी, मुझे बुखार हो गया था, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, मदर इन लॉ बीमार हो गई थी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, करी थी, वेट कम किया। ये सब डॉक्टर का टाइम वेस्ट करना है। खाने में आपने सुबह दूध बादाम, उसके बाद सैलेड स्प्राउटेड, ठीक है ना, नींबू पानी, फिर उसके बाद दही, कड़ी पत्ता। ये इसलिए कि इसमें आपका सारा न्यूट्रिशन चला गया, बाल नहीं झड़ेंगे। वेट कम करते हैं, बाल झड़ जाते हैं बस। उसके बाद शाम को सूप और वेजिटेबल्स। रोटी छोड़िए, बाकी सब खिला दिया मैंने। कोई इतनी लंबी चौड़ी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोटीन मिल गया, यहाँ मिल गया प्रोटीन, यहाँ स्प्राउटेड दाल में मिल गया, यहाँ दही में फिर मिल गया, सब्जियाँ मिल गई, है ना, दाल मिल गई। दाल बनी हुई भी खा लो 1 कटोरी, बहुत नहीं, मतलब भूख लग रही है तो 1 रोटी खा लो यहाँ पे और दाल खा लो बनी हुई। वरना स्प्राउट्स में है काले चने, मूंग की दाल, एक अल्फा सीड्स के होते। ये दही भी दिखा दो, ये जितनी मर्जी पी लो, दही जो रखा है। जब मुझे बस ये डाइट है। इसमें सैलेड आपने 5 कलर का खाना है, ½ kg से ज़्यादा खाना है। जिनको वेट कम करना है तो 1 kg खा सकते हो, 2, और दही ½ किलो खानी है, दूध ½ किलो पीना है, और सूप सब्जियां चाहे 2 किलो खा लो। लेकिन ऑयल कोई नहीं, 0 ऑयल कोई नहीं, घी कोई नहीं, शुगर कोई नहीं। और अभी पिछले दिनों बात करती थी मैं यहाँ पे OPD में, मैडम वीकनेस नहीं आएगी,
भूख लगेगी, चक्कर आएगा, भूख चक्कर लगेगी, तभी आपका फैट डिजॉल्व होगा। फैट डिजॉल्व ऐसे है कि आपने वो करा दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। अब फिक्स डिपॉजिट करा दिया तो तभी तोड़वाओगे जब बहुत मुसीबत आएगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो फैट ऐसे है कि जब से आपको आपका फिक्स डिपॉजिट कर दिया। जब मुझे पेन आ रहा था तो आपकी बहुत बातें याद आ रही थी। अच्छा। और अब मेरे हस्बैंड को कमर दर्द हो रहा है तो क्या करें? कमर दर्द हो रहा है तो उनके विटामिन डी लगवाओ। साल में है लेकिन ये 6 महीने चलता है। और देखो मतलब ऐसे नहीं है कि सबके विटामिन डी लगाओ 100%, 90%, 99% ठीक हो जाएंगे, 1% की कुछ होगा तो वो देखना ही पड़ेगा। एक्सरे कराओ बाद में, नहीं ठीक होता है तो एक्सरे स्पाइन होगा और एक्सरे में समझ आ जाता है। अगर आप पैर छू सकते हो, पैर छू के दिखाना, अगर आप धीरे धीरे पैर छू सकते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे झुक सकता है इंसान तो ये एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज भी है और टेस्ट भी है। अगर इतना झुक पा रहे हो तो ठीक है, स्लिप डिस्क नहीं है। अगर इसमें बहुत दर्द हो रहा है, झुक ही नहीं पा रहे हो, और तो एक नेक जेल लगा के देखो। हाथ लगने से हस्बैंड का, वाइफ का, और वाइफ के हस्बैंड का हाथ लगने से दर्द ठीक हो जाता है। हाथ लगने का बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है ना। अपने आप मर ले, कोई सर्वेंट मर ले, फिर नहीं, जो घर का बंदा मर ले, धीरे धीरे फिर सिकाई करो। ये वाली एक्सरसाइज करो, लेट के कमर उठाने वाली। कमर बस तकिया रख लिया, तकिए के बराबर उठानी है, फिर वापस रखनी है। यहाँ हॉट वाटर बॉटल रख ली, जब दबाना है इसको फिर उठाना है। दोनों में एक्सरसाइज है। जब हम बॉटल को दबा रहे हैं सिकाई भी हो रही है, एक्सरसाइज भी हो रही है। जब उठा रहे हैं तब भी, फिर ये भी। डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद, एपिड्यूरल के बाद कोई बैक पेन नहीं होता। बैक पेन जो है हमारे पड़े रहने से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम की तो इतनी कमी होती नहीं है, खा ही लेते हैं कुछ ना कुछ। कैल्शियम की नहीं इतनी कमी होती। और उसके लिए खाना ही होता है कि बोन बनने के लिए खाली कैल्शियम से बोन नहीं बन जाती। बोन बनाने के लिए, खून बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और वेजिटेबल्स चाहिए, मतलब सारी जितनी धरती में चीज़ें सब चाहिए। विटामिन चाहिए, एक भी चीज़ नहीं होगी, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स में आ जाता है कैल्शियम, तो ये एक चीज़ हो गई। ये इसमें मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम आ गया, मोलिब्डेनम, सिलीनियम, हर चीज़ बॉडी के लिए चाहिए। जितनी धरती में एलिमेंट्स हैं 126, तो 126 ही हमारे खाने में चाहिए, जो कि हमारे सब्जियों में होते हैं। 5 कलर की सब्जियां लो। अगर येलो कलर की सब्जी ले ली तो फ्रूट्स, येलो कलर का फ्रूट ले लिया तो उस दिन येलो की सब्जी छोड़ सकते हैं, या एक हफ्ते में एटलीस्ट। इसी तरह हमारे व्रत बने हुए हैं ना, आज पीली चीज़ खानी है, आज खट्टी नहीं खानी, आज मीठी खानी, आज नमक नहीं खाना, आज तेल नहीं खाना। तो कोई चीज़ एक्सेस है तो ख़त्म हो जाए और कमी है तो वो खाई जाए। 7 दिन व्रत रखने चाहिए। व्रत के जो नियम है ना 7 दिन के, वो 7 दिन हमारी एक्चुअली एक हफ्ते की डाइट ही है। फिर रिपीट करो, फिर मंडे को नमक नहीं खाओ, फिर ट्यूसडे को फ्रूट खाओ, फिर वेडनेसडे को नॉर्मल खाना खाओ, थर्सडे को फिर क्या नहीं खाते, खट्टा नहीं खाओ, पीली चीज़ खाते हैं, पीली चीज़ खाओ, क्योंकि येलो रहे। पर्पल का कोई व्रत नहीं है। हम आज से ना वेडनेसडे को पर्पल का रख लेते हैं। पर्पल कलर का चुकंदर लेना है, और फिर संडे को जो मर्जी खाओ। उसके बाद फिर मंडे खाना ही नहीं है, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। बोरिंग भी नहीं होगा कि हम खा ही नहीं रहे। तो संडे को अच्छे से अपना खा लिया। मंडे को तो फास्ट सबको रखना ही चाहिए, और नमक तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि जो भी बाहर कुछ खाया, अगर प्रेगनेंसी में बाहर खाना है तो बना हुआ खाओ, बाहर खाना है तो कुक्ड फूड खाना है, और घर में तो अनकुक्ड ही खाना चाहिए। कुक किया तो सारे ये विटामिन हमारे जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये हर चीज़ में है, ये नहीं कि इसमें है, हर चीज़ में है। करेले में भी है विटामिन सी, इवन करेले में भी, कड़वी चीज़ में भी विटामिन सी है। लेकिन जब हम कुक करते हैं, उसको नमक लगा के निचोड़ते हैं, फिर सारा करेला निकल जाता है, फिर उसमें घी भर जाता है। उसे खाने का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। करेला खाना है तो बस गोल गोल काटो, छोंक दो। अच्छा लगता है खाओ, नहीं अच्छा लगता मत खाओ। उसको स्वाद बनाने की नहीं ज़रूरत। इतनी वीडियोज़ आती हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, वो तो आप प्याज टमाटर के मसाले में, मैंने एक जगह पढ़ा था, पत्थर का भी सूप बना दोगे ना, वो भी स्वाद लगेगा। छोटे छोटे कंकर डाल के भी सूप बना दोगे, नमक डाल दिया, घी डाल दिया, उसमें बटर डाल दिया, तो वो पत्थर का सूप भी स्वाद लगेगा। नमक के झोल से खाना खिला रहे हैं, नमक का झोल ही पिला रहे हैं, सब्जी नाम की चीज़ ही नहीं होती उसमें। अपने अगर 4 जने हैं तो एक दिन में 4 किलो सब्जी खत्म होनी चाहिए, 2 किलो सैलेड खत्म होना चाहिए। कहाँ आती है 6 किलो सब्जी अगर 4 जनों का घर है तो।
फ्रूट ले आते हैं। फ्रूट जो है ताज़े जो फ्रेश हैं वो खाने हैं। ये मिनरल विटामिन होते थे फ्रूट में पहले, फ्रेश फ्रूट में होते हैं। और सीजनल मतलब फ्रेश आजकल कैसे पता, बाजार से तो फ्रेश लाए हो, लेकिन वहाँ पे कितना पुराना है वही आ सकता है ना फ्रेश जो सीजनल है। सीजनल है जो आसपास होता है, जो 2 महीने के लिए आता है, 2 मंथ्स के लिए आता है। जो भी सारे साल के लिए आ रही है चीज़, कोई चीज़ ऐसा नहीं है, कोई पेड़ ऐसा नहीं है जो सारे साल फ्रूट देता हो। खीरा टमाटर ज़रूर सारे साल आता है, और वो हमारे आजकल ऐसे आ जाता है कि आसपास से आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें शिमला से आ जाती हैं, ठंडी जगह में होती हैं, जो गर्मियों में नहीं होती, वो थोड़ी ठंडी जगह में जब उतनी गर्मी नहीं होती वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। बहुत ये एक्सरसाइज साथ साथ देखते जाओ। दीवार वाली दिखाना। अरे ये तो पहली बार आई हो आप तो, इनको कराओ सारी अच्छे से, ये मना कर रही हूँ, मुझे दिखाना है। एक्सरसाइज कराओ अच्छे से। 40 की एज में आईवीएफ कराया तो प्रिकॉशन क्या लेना है? प्रिकॉशन आईवीएफ को बेबी को नहीं पता। आईवीएफ चाहे हुआ, इसके लिए कॉन्शियस नहीं होना ज़्यादा कि मेरा आईवीएफ हुआ है। वो तो उसी महीने एग बना, उसी महीने स्पर्म बना, हो गया। आईवीएफ वाले भी नॉर्मल कराए हुए नहीं, ताकि 40 की एज में हुआ तो 41 पे दूसरा भी हो जाए। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है तो रख लो, टेंशन ना करो। वॉक करो, वॉक में कोई जोर नहीं है। एब्डोमिनल बेल्ट दिखा दो, एब्डोमिनल बेल्ट निकाल के दिखाओ। जिनको ध्यान रखना है वो, जिनको रेस्ट बताया सब एब्डोमिनल बेल्ट पेशेंट ले गया मैं, ले ही गया। हाँ, उसका वो दिखा दो बाहर का, वो भी ले गए। ऑनलाइन दिखा दे, फोन में दिखा के, वो देखो फोन में। प्रेगनेंसी केयर ब्रेड जिनको नहीं भी बताया, बेबी तो सभी का बेबी तो सभी का इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये थोड़ी जिनका आराम से हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम करें, और जिनका आईवीएफ से हुआ है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। हर प्रेगनेंसी इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ दबाने का दो, पेपर उड़ रहा है। प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट है, कोई कंपनी, ये ऑनलाइन मिल जाती है। इससे क्या होता है कि हम चुन्नी से बांध के दिखा दो, चुन्नी भी दिखाना कैसे बांधते चुन्नी से। चुन्नी से भी दिखा दो। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ खड़े हो, बांधो। नहीं साहिबा, तुम अपने बांध लो, जैसे तुम्हारा है ना अभी दिख रहा है। ऐसे ट्विन होगा, जिनको रेस्ट बताई, इधर आ जाओ सामने मेरे। हाँ, तुम बांधो पूजा, हाथ लगाओ अपना पीछे अपने, हाँ इसको ऊपर करो, टाइट बांधो, अपने हाथ से बांधो। दूसरा जना टाइट या तो बहुत ढीला छोड़ देगा या बहुत टाइट कर देगा। इसमें क्या है कि आपका पेट ऊपर हो गया। हम क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं ना ऐसे, तो ये उठना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। ये बेल्ट ऐसी लगी हुई है बस, इससे सपोर्ट कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें आ रहा है, आ रहा है? हाँ, ऐसे चलो। अब हाथ पकड़ लो हस्बैंड का, किसी का, ऐसे वॉक करते रहो घर में, वरना शुगर ज़्यादा हो रही है। जो लोग केयर कर रहे हैं आईवीएफ वालों को, अपना HbA ब्लड शुगर पीपी रोज़ कराना है। पीपी किसी दिन ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार लंच के बाद, फिर कभी डिनर के बाद। जितने लोग रेस्ट कर रहे हैं उन सबका शुगर बढ़ने के चांसेस 90% है, क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं, घर वाले खिला रहे हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो अपना मन कर रहा है वो भी खा रहे हैं, जो दुनिया अच्छा बता रही है वो भी खा रहे हैं। ओवर ईटिंग हो रही है, वेट कर ही नहीं रहे। जिनको भी रेस्ट बताया, वेइंग मशीन खरीदो, सबसे पहला काम है, यही ध्यान रखना है तुमने। अच्छा, वैसे मेरा तो चैप्टर हाथ के हाथ बन जाता है। टाइम और की आती है कि क्या 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 ध्यान रखना है, बताओ क्या ध्यान रखना है। उन्होंने जिनको रेस्ट बताया उनको वेइंग मशीन खरीदनी है और ग्लूकोमीटर खरीदना है। रेस्ट बताया पहले तो खाना कम कर देना, खाना नहीं कम करो, बाद में, पहले ये दोनों चीजें खरीदो। आपका वेट जो है 1 kg पर मंथ बढ़ना चाहिए। और जो ये ग्लूकोमीटर में फास्टिंग शुगर है ये 95 और ये पीपी जो है 126। इसमें आपको क्या होगा खुद ही पता चल जाएगा, मैंने ये खाया था तो इतना आया, ये खाया तो इतना आया। और डायबिटीज वालों को, शुगर वालों को तो सेम करना ही है। शुगर होती बहुत कम है, ये रेस्ट से ही हो रही है आजकल। जितनी भी चीजें इतनी कॉमन है ना, ये साल में एक पेशेंट आता था। अभी भी हमारे पेशेंट का कहाँ किसी का बीपी बढ़ता है, कहाँ किसी की शुगर बढ़ती है, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखा तुमने किसी की? वो एक थी दिल्ली से जो आई थी, उसकी दवाई चल रही थी, 3 गोलियां चल रही थी मेटफॉर्मिन की, फिर उसने वही समोसे सब खा रही थी पहले,
कि ये तो मैं तो यूपी की हूँ, चाट खाती हूँ। फिर उसके बाद 2 हुई सुबह शाम, फिर 1 हुई, फिर वो भी ख़त्म हो गई, डिलीवरी नॉर्मल हुई। 38 और 38 की एज भी थी, और कितने सालों से हो नहीं रहा था, 8-10 साल से। एक और ट्यूब टेस्ट फालतू में नहीं कराना है, ये समझ आ गया जिनको रेस्ट। अच्छा टॉपिक आज कवर हो गया। IVF की बात नहीं, जिनको भी रेस्ट बताया, प्लेसेंटा नीचे। अब ये शुरू में क्या है, इतना छोटा सा तो यूट्रस होता है, जहाँ भी प्लेसेंटा होगा ये नीचे ही आएगा ना। ये देखो यहाँ नीचे ही आ रहा है, ये नीचे ही आ रहा है, ये यहीं आके बंद होगा, जहाँ पे होल आ जाएगा। अब इसके आगे जा नहीं सकता है, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद देखो ये अपने आप ही जहाँ इसको खुराक मिलेगी उस तरफ बढ़ता जाएगा। अब ये इधर से दूर होता चला गया, अब ये इधर से और दूर हो गया। इन्होंने गलत दिखाया, बहुत छोटा दिखाया, प्लेसेंटा बहुत बड़ा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक होगा। 50% यूट्रस को घेरता है ये, अगर हम ऐसे कट करें तो। कम दिखाया ना, हाँ, बस जस्ट दिखाया है। इनका सारा जैसे ऐसे दिखाया जैसे सारा पीछे की तरफ हो, पोस्टीरियर हो तो जरा सा एक हैंड इधर दिख रहा है। मतलब एक गोलाई में भी चारों तरफ 50% एरिया, तो कम से कम 30% एरिया घेर लेता है। तो जो 30% जिसने एरिया घेरना है, तो शुरू में यूट्रस जब छोटा सा है तो जहाँ पे भी होगा, मान लो यहाँ पे कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, इसकी बैक साइड भी, इसकी फ्रंट साइड भी। अब ये ग्रो करेगा, अब जड़ें जैसे बनती है पौधे की, बनेंगी बनेंगी बनेंगी, यहाँ पे आके रुक जाएंगी। तो 12 वीक पे तो सबका ही लो लाइंग होगा, अनटिल अनलेस कवरिंग द ऑस है ना। कवरिंग द ऑस है, उसको रेस्ट करना है। रेस्ट करने में क्या करना है, उठना नहीं है। फिर तो बिल्कुल बेड रेस्ट का मतलब होता है कि आपका सुसु पोटी बेड पे होना चाहिए, हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। अगर घर भेज दिया तो कोई रेस्ट का मीनिंग नहीं है। बार बार उठ रहे हो, हाथ पे जोर देके कैसे उठते हैं बता दो एक बार, लेट के। तुम लोग तो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स की इसी का प्लेसेंटा लो था मैम, इसको बताया था प्लेसेंटा लो। हाँ, तो ऐसे हाथ पे जोर दे के उठना है। बेड से कैसे उठना है, वहाँ बेड पे लेट के बता दो। अब इसका 18 वीक्स में कल हुआ तो ठीक है। हाँ, लेके आई हो अल्ट्रासाउंड। तो 18 वीक पे बुक में भी लिखा है, अल्ट्रासाउंड की बुक में लिखा है कि लो लाइंग आपने तब कहना है इफ इट इज लो, इट इज कवरिंग द ऑस एट 20 वीक। 18 वीक भी नहीं, 20 वीक पे अगर कवरिंग द ऑस होगा तब उसको लो लाइंग माना जाएगा। अब लो लाइंग अल्ट्रासाउंड वाले ने तो लिख ही देना है, आपने आपस में परहेज रखना है। जो एक चीज करनी है, इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, उसमें जो दर्द हो जाता, मतलब दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो जाती है। ये लो लाइंग प्लेसेंटा आया था आपकी, इसका 12 वीक पे है ना, 12 वीक पे लो लाइन आया था। अब पोस्टीरियर हो गया, लो लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेम जगह से कराया। हाँ, लिखने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, ये डॉक्टर बत्रा बिल्कुल सही लिखते हैं। सर्वाइकल लेंथ 37 mm है, ये 25 तक भी ठीक है, 20 तक ठीक है। हमारा एक ट्विन है 10 mm पे चल रहा है। नहीं, हाँ, 37 mm। अब इसका लोअर एज है 31 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द ऑस, मतलब 3 सेंटीमीटर। अभी भी 1 इंच जो है दूर चला गया है, जैसे आप उसमें। हाँ, धीरे धीरे। तो ये 18 वीक पे भी अभी और ऊपर जाएगा, जहाँ उसको खुराक मिलेगी। नीचे खुराक नहीं मिलती है तो क्यों जाएगा वो नीचे। इसी तरह मैं कहती हूँ कि जब वेट है, हमें से खाना भूख स्वाद नहीं लगता, तो ब्रेन इतना पागल नहीं है कि उसको भूख लगी है और वो स्वाद देखे। स्वाद तो भरा पेट देखता है, उसको तो जो भी मिलेगा। बच्चे होते हैं ना जो गरीब, बिल्कुल, मतलब सुना ही है मैंने, देखा तो नहीं है, चप्पल चबाते हैं, इतना मन करता है खाने का। और जिन्होंने वेट कम करना होता है वो चिंगम चबाते हैं ताकि वो भी अपने पेट को धोखा दे सके। ये लेट आना गलत बात है। सारी क्लास हो गई खत्म। हाँ, उसको उठना दिखाना था। 1 मिनट, वो टॉपिक खत्म। इधर उठना सिखाना है, साइड करो, ऊपर हो, तकिए के ऊपर हो। ये इतने तकिए लगाए हो, तुम नीचे चले गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ, और ऊपर जाओ, गर्दन तो पीछे ही गिरा दो। और साइड करके आओ। हाँ, अब उठना कैसे है, उठना कैसे है, उठाना कैसे है दूसरे बंदे ने। हाँ, अगर रेस्ट बताया है तो आपने उठना ही नहीं है बेड से। आपका हॉस्पिटल वाला बेड होना चाहिए, घुमा देते हैं, वो खुद उठ जाता है ना। बेड ऊंचा होता है और लेटना नहीं है, घर में हो तो लेटना ही नहीं है, बैठे रहना है।
और हाथ पे जोर दे के कैसे? दूसरा दोबारा बताओ। हाँ, ये तो दूसरा बंदा ऐसे सहारा देगा और हाँ सीधे हाँ ऐसे हाथ पे जोर दे के उठना है। वैसे भी अगर नहीं भी लो लाइन पता है तब भी ऐसे ही उठना है, क्योंकि आगे ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली दबती है सीधे उठते हैं तो। देखो सीधे उठ के दिखाओ, सीधे उठेंगे तो यहाँ पे पेशाब की थैली जो है ना वो दबेगी। अब इसमें दर्द होगा आपके, है ना। मैं तो नहीं चाहती हूँ कि अगर लो लाइन नहीं है, उठ पा रहे हो ना, जैसे साइड टर्न करके उठ रहे थे, ऐसा उठा नहीं जा रहा है, ऐसे ज्यादा अच्छा उठा जा रहा है ना। हाँ, और दूसरे ने अगर उठाना, सिजेरियन वाले हैं, यहाँ पे बगल में हाथ डाल के, दोनों हाथ डाल के, दोनों हाथ लें, दो, एक इधर एक इधर। हाँ, ऐसे उठाना होता है, ऐसे उठाना होता है जब भी उठाना होता है। पूरा उसके शोल्डर पे वजन आ गया, आपके शोल्डर पे वजन आ गया। ऐसा केस पूरा वही एक 400-500 में से एक आता है। तो मैं 500 अगर प्रेगनेंसी देखूं तो कोई एक होता है जिसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। रेस्ट का मतलब होता था कि खेतों में काम नहीं करना, पानी नहीं खींचना, भैंस को अंदर नहीं लाना, वो जो आना नहीं चाहती उसको खींच के अंदर ला रहे हो, स्लिप डिस्क हो जाएगी। और लेडी है जिसके हर साल बच्चे हो रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा, तो डॉक्टर रेस्ट बताते थे। ये 100 साल पुराना स्टाइल है रेस्ट बताना। आज के डेट में इतना रेस्ट है, इतना रेस्ट है, रेस्ट बता के आपने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करनी, साइकोलॉजिकल भी और एक्चुअल भी। शुगर बढ़ रहा है, जितनों को रेस्ट बताया था सबका मैं कहती हूँ भाई 3 टाइम शुगर करो। फास्टिंग तो सबका ठीक आ जाता है, रात को 8 बजे खाया, सुबह जो कि फास्टिंग है ना, इट शुड बी 8 आवर फास्टिंग, 8 आवर फास्टिंग, और हमारी हो जाती है 12 आवर। तो शुगर तो ईंधन की तरह खर्च हो रहा है। गाड़ी हमने 8 घंटे चला के देखनी थी खाली हुई कि नहीं, और हमने 12 घंटे के बाद तो खाली हो ही जाएगी, रिजर्व भी खत्म हो चुकेगा। आपको लगेगा ठीक है मेरा तो लो जा रही है, मेरी तो 70 आ रही है, मेरी तो 80 आ रही है। अगर आप उसको 8 घंटे बाद कराते तो वो 95 से ज़्यादा आती है। 95 हमारा एम है प्रेगनेंसी में, कम है। उसकी जो रेंज होती है वैसे 80 to 110 होती है, तो 110 किसी ने भी नहीं रखनी, ये तो मैक्सिमम है। एवरेज रखनी है, कोई भी टेस्ट है ना, हमने बीच में एवरेज रखना है। और थायराइड बार बार टेस्ट कराना है। जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, IVF तक पहुंचे हैं, उनका चांसेस है कि बॉर्डरलाइन थायराइड होगा। तो TSH 2.5 ± 0.5 है ना, थोड़े चांसेस तो है ही ना, कुछ बॉर्डरलाइन थायराइड होगा, नहीं पकड़ा गया। ये थायराइड और हर महीने कराना है, एवरी मंथ। और जिनके थायराइड नहीं है उनको एवरी 2 मंथ्स। बॉर्डरलाइन होता है, हम खाली अल्ट्रासाउंड पे जा रहे हैं आजकल। वो जो फाइंडिंग आई वो क्यों आई, उसको ठीक करो फटाफट। और उसको ठीक क्यों करो, उसको पहले से पकड़ो। टेस्ट का मतलब होता है पहले से पकड़ो। ये चीज़ बॉर्डरलाइन चल रही है, टेस्ट ही बार बार होने चाहिए। बस ये चीज़ मुझे तो सारे पेशेंट को ठीक रख रही है कि थायराइड शुगर मेंटेन करो। BP भी नहीं बढ़ रहा किसी का आजकल, शुगर भी नहीं बढ़ रहा किसी का, HB कम नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। यही इतनी सी बातें हैं, मैं तो एक एक बंदे को सिखा दूँ। गायनी में है ही नहीं ज़्यादा बातें। गायनी में मेन चीज़ है कि 100 में से 1 के ब्लीडिंग हो जाती है, और वो उसकी घर में डेथ भी हो जाती थी। उसके लिए हॉस्पिटल जाते हो कि वहाँ पे डॉक्टर खड़ा रहे। हमारे सर कहते थे बहुत, जिनके मैंने सीखा है, डॉक्टर नवल किशोर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, पूरे एशिया में उनका कहते थे नाम है। और किसी की ना रानी की, नेपाल की रानी की डिलीवरी के लिए गए थे, ऐसी कहानियाँ हम उनके सुनते थे। तो वो चिल्ला चिल्ला के बस 2-4-6 जो बातें मैं बता रही हूँ ना, यही बताते थे कि यू आर नॉट देयर फॉर डिलीवरी, यू आर देयर फॉर आफ्टर डिलीवरी। जो कॉम्प्लिकेशन होगी उस वक्त बुलाने का भी टाइम नहीं होता है, खड़े रहना है और करना कुछ नहीं, काम बड़ा मुश्किल है एक डॉक्टर के लिए। हॉस्पिटल में तो ठीक है, वो बैठे अपने चेयर पे, सारी डिलीवरियां हो रही हैं, है ना, और जिसको दिक्कत हुई वहाँ उठ के चले गए, जूनियर स्टाफ करा रहा है। तो हॉस्पिटल में ही आइडियल डिलीवरी हो सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ कोई आपको घास नहीं डालता, जहाँ कोई पूछता नहीं आपको। मैं तैयार कर रही हूँ और जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करा रहा हूँ, बात खत्म। अभी मुझे किसी का आया कि मैम, मतलब पेशेंट मेरे इतने एजुकेटेड हो गए, मैम ना तो मेरा कोई HB देख रहा है, ना कोई मेरा BP देख रहा है, बस एक फाइब्रॉइड के पीछे पड़े हैं। एक यूट्रस में फाइब्रॉइड है, उसके पीछे पड़े हैं कि तुम्हारा फाइब्रॉइड है, ये डिलीवरी में तंग करेगा। HB कम है, वो नहीं तंग करेगी, है BP बढ़ जाए, वो नहीं तंग करेगा। पेशेंट को इतनी नॉलेज हो गई है, अपने आप खरीद, BP इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लो, उसका भी, जो इसका मैंने रेस्ट बताया, उनका भी BP बढ़ेगा टेंशन के मारे। हाँ, देना वो पर्चा, वो कंप्लीट कर लो, उसका बुक लिखूंगी तो ये सब कागज काम आएंगे। ये तो कहीं लिखा हुआ है नहीं,
जिसमें रेस्ट का वालों ने क्या ध्यान रखना है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी खरीदना है, वेइंग मशीन भी खरीदनी है, ग्लूकोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लो। अपना देखते रहो अपने आप बीपी। ये 120/80 रहना चाहिए। अगर ये 130 इन्फॉर्म करना है, इफ़ 130/19 जितना भी है शुरू में, उससे 30 डिग्री एक्सेप्टेबल है बढ़ना। बीपी जो है, जैसे मान लो किसी का 100/60 रह रहा है, इसके लिए 130/90 ज़्यादा है। किसी का 120/80 रह रहा है, इसके लिए 130/90 ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना दिमाग तुम नहीं लगा सकते, इतनी नॉलेज। और इसके बाद अच्छा ईचिंग भी हो रही है आजकल, वो इसलिए कि घी चीनी नमक ज़्यादा खा रहे हैं। और ईचिंग के लिए जब LFT कराते हैं 3 दिन 3 डे ऑयल फ्री खाना खाना है, क्योंकि LFT तो लिवर एंजाइम घी को बचाने के लिए कभी भी कराओगे, रात को अच्छा खाना खाया, सुबह खाली पेट भी कराओगे, घी तो डाइजेस्ट होता नहीं इतनी जल्दी, तो लिवर एंजाइम ज़्यादा ही आएंगे। बाइल एसिड कराएंगे, वो महंगा टेस्ट है ना। पहले ये अगर ठीक ही आया 3 दिन ऑयल फ्री जब मैं बोलती हूँ तो छौंकने वाले को तो मानते ही नहीं। कल इतने शुगर के पेशेंट आ रहे हैं जो बड़े आते हैं 40-50 की एज के, तो न मैं तो चीनी भी छोड़ दी, एक चाय में 1 चम्मच चीनी छोड़ देते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमने कर ली डाइट मैनेजमेंट। और घर में जब सब्जी बनाते हैं कितना लगता है, वो तो लगता ही है महीने में 4-5 किलो। वो महीने में 4-5 किलो तो तुम्हारे भी अंदर 1-1.5-2 किलो चला गया ना। घी को अलग, ऑयल को ऑयल ही बताते हैं। घी ऑयल सब एक ही है, सभी ऑयल हैं। वो जो जम जाता है वो घी बोलते हैं, जिसको नहीं जमता वो ऑयल बोलते हैं। ऑलिव ऑयल को समझते हैं बहुत ही कोई खास चीज़ है, जहाँ जो चीज़ होती है वहाँ पे वो अच्छी होती है। हमारे यहाँ सरसों का तेल बहुत खास है, बहुत खास है, लेकिन पहले वेट होना कम होना चाहिए ना उसको खाने के लिए। जब ऑलरेडी बॉडी के अंदर 40 किलो स्टोर है तो अब क्या खास है वो? अब नहीं खास है वो, उसके लिए खास है जिसका वेट 40 kg से कम है। लेस देन 40 में आप वो घी खा सकते हो। और प्रेगनेंसी में 1 kg पर मंथ बढ़ना चाहिए, जितना भी है, इससे ज़्यादा बेबी नहीं लेगा। अब हमारे घर मान लो 4 कमरे बन रहे हैं, तो इसमें उतना थोड़ी लग जाएगा जितना कि पहले ओरिजिनली लगा था घर बनने में। उतना सामान नहीं लगेगा, उतने पैसे नहीं लगेंगे। अभी बाहर से लोग आने लगे, कमरे कम पड़ने लगे तो बना रहे हैं मतलब अभी तो पूरे पड़ रहे हैं, आगे आगे की सोच के। मैं एक बर्थ विलेज बनाती हूँ, बनाना चाहती थी। अभी तो मेरा काम, जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे होटल ही होटल है, तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करते घर वाले कि कहाँ दूर से लेके उसकी सारा मैनेजमेंट खुद करोगी। यहाँ है ना, ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 4-5 होटल हैं और पूरी लाइन होटल्स की है, तो वहाँ पे रहेंगे लोग जब तक हमारा अगर भर जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं होगी, अभी तो यही है। और बहुत गेस्ट हाउस हैं। बर्थ विलेज का अलग ही मज़ा है। कोई मुझे जगह डोनेट कर दे तो मैं बना दूँ, हमारी लड़कियों को वहाँ रख देंगे। उसमें क्या है कि पूरा आप वहीं पे सैर करो, वहीं पे सब्जियाँ उगाओ, वहीं पे खाओ, वहीं पे बनाओ अपने जैसे मायके जाते हैं 3 हफ्ते पहले चले जाओ। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स पूछते हैं हम कब आएँ आपके पास, तो 38 वीक पे मैं इसलिए कहती हूँ कि इससे पहले पेन शुरू हुए तो नॉर्मल होने के चांस वहीं पे हैं जहाँ पे आप हो, क्योंकि बेबी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और पेन की कोई ऐसी टेंशन नहीं हुई थी अभी तो 37 पे मान लो किसी का पेन शुरू हो गया, मतलब खुद नहीं कराना 38 से पहले। कोई ऐसा रीज़न नहीं होता कि जिसमें आपको टाइम से पहले डिलीवरी कराएं, वो मैनेज ना हो। कोई भी कमी है, बच्चे की ग्रोथ कम है, ज़्यादा है, उसको मैनेज कर सकते हैं ना। और हमें प्रिडिक्ट करने के लिए सारी इतनी, आपको कम से कम 10, 15, 20 बार आते हो 9 महीने में, तो हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि कुछ होना। और प्रिडिक्ट में क्या है, अल्ट्रासाउंड पे डिपेंडेंट है। थायराइड, शुगर, वेट, HB, ये अपने जो बिना अल्ट्रासाउंड की चीज़ें पता चलती हैं उस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। जो अल्ट्रासाउंड से पता चल गई उस पर ज़्यादा ही गौर कर रहे हैं, तो मिसमैनेजमेंट बड़ा हो रहा है। तो 37 पे आपकी हो गई, वहीं होने तो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आनी नहीं। पेन आपके शुरू हो गए, बेबी अभी बहुत भारी हुआ ही नहीं। बेबी भारी नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी 37 पे ठीक ठीक होगा। बेबी भारी होता है जब आप रेस्ट ज़्यादा करते हो, और जितना भारी होता है उतना स्ट्रांग हो जाता है। तो 40 वीक से लेके, अगर ड्यू डेट के बाद 40 वीक ड्यू डेट होती है ना, हमारी ड्यू डेट होती है 9 महीने प्लस 7 डेज। इसके बाद अगर 4 दिन में कितना भारी होगा, 40 ग्राम पूरी बॉडी में। इसमें अगर वो 3 किलो का था तो वो 3 किलो 40 ग्राम का हो जाएगा, और उससे ज़्यादा वो उसका हेड स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिल रहा है, एक्सरसाइज करो।
हमारे यहाँ 6 kg का बेबी भी नॉर्मल हुआ हुआ और हो गया, कोई हमने कुछ नहीं किया उसका। पहले अभी पहले था ना, आपसे वो अब तो 25 साल पुरानी बात होगी, 30 साल, वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता था मेल फीमेल। पहले 3 लड़कियां थी और फिर चौथा उसका मेल था। खूब घर वालों ने खिलाया होगा, इतना भारी हो गया। सोचो पहले बच्चे उसके 3-4 किलो के हुए और लंबी थी लेडी भी। अब वो हमारी जेनेटिक्स पे भी बेबी का होता है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आती थी, दिखाया मैंने, वीडियोस भी बनाई है, उसका AFI 20 था। अब ये नहीं कि 20 है तो भाई आपके बेबी को कुछ ना हो जाए, उसको मैनेज किया और अब उसका 10 आ गया AFI। जो पेट बहुत निकला हुआ, ऐसे बिल्कुल ऐसे निकला था, उसमें बेल्ट दिखाई है मैंने कई वीडियोस में। हार्ट बर्न को डिस्कस करें। हार्ट बर्न के लिए आपने कंधा ऊंचा करके लेटना है, ऐसे बिल्कुल लेटने का भी बहुत मज़ा है। जब काम करके सारा दिन रात को लेटो, 8 बजे से 8 बजे तक बेड पे रह सकते हो, उसमें अपनी एक्सरसाइज कर ली, ये आपने लेट गए, ये आपका पेट है। इसमें क्या होता है कि आपका स्टमक इधर रह जाता है और अगेंस्ट ग्रेविटी एसिड चढ़ नहीं पाता। कैसे चढ़ेगा ना, एसिड आगे नीचे ही रहना पड़ता है, उसको आगे जाना पड़ता है। जैसे मैम बता रहे हैं, जैसे अभी लेटे थे, यही सेम चीज़ है। कंधा ऊंचा करके ऐसे लेटना है, इसमें एसिड ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। साइड करके साइड टर्न करना, ऐसे, हाँ, और दोनों पैरों के बीच में तकिया रखना है। तो इसमें एसिड, अगर आप सीधे लेट जाओगे खाते ही, सीधे किसी को भी नहीं लेटना, एसिड बर्न नहीं हो रहा तब भी नहीं लेटना, तब भी हमका स्टमक जम रहा है, खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करो, लेट के पैर ऊपर नीचे 100। एक गाना सॉन्ग पूरा हो जाए एक साइड, फिर सॉन्ग खत्म हो गया दूसरी साइड, ऐसे बारी बारी से ये तो करते रहो, ये करते ही रहो एक्सरसाइज 4 मंथ से। हाँ, ये करते रहो स्पीड से, जैसे चलते हैं। तू छोड़ दे एक बार। जब भी खाली टाइम है एक्सरसाइज करते रहना है। फेस नहीं दिखाऊंगी, इधर दिखाना एक्सरसाइज। हाँ, लेट के ये सारा दिन करना है। भूख नहीं लगती ना, खाना नहीं हजम होता। साइड करके जैसे, हाँ इधर साइड करो, मेरी तरफ करो। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज जो वो कर रही है वो करनी है आपने। करते रहना सारे दिन करते रहना, कभी भी ऐसे पड़े नहीं रहना। हाँ, पड़े नहीं रहना कभी। ये दूध भी ये भी दिखा दो। ये हमने पाउच होते हैं जब डिलीवरी के बाद, बस ऐसे पाउच ही खरीदने हैं, वो पूरा दूध नहीं खरीदना। अरे वाह, यहाँ लगा दिया आज मेरा। इसके पैर दिखाने थे मैंने। हाँ, उठाओ, ये दीवार से पूरी बॉडी का स्पीड से करो, और तेज करो, जैसे वॉक करते हैं। सांस लो, सांस रोक के, कोई ऐसे ध्यान से करने वाली बात नहीं है। आप बातें कर रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, है ना, सेकंड बेबी है, बच्चे को पढ़ा रहे हो, ये करते रहो साथ साथ। गाने लगा लो। इस हफ्ते का मैं हर हफ्ते एक गाना सीखती हूँ। इस बार सीखा है मैंने 14वीं का चांद हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। जो गाने का मजा है वो सुनने का नहीं है, जो तुम्हारे मुंह से आफताब निकलता है, हाँ क्या मजा आता है। गाएंगे, ये तो पुराना गाना सबको आता होगा। लगाओ, यही लगा दे टीवी पे, सब जने यही एक्सरसाइज कर लो। ये मेरी सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है, सारी ज़िंदगी मम्मियों को भी कराना है। सब घर में कंपटीशन, कौन ज़्यादा करता है। मैंने तो जैसे स्टेप काउंट करते हैं ऐसे ये 10,000 स्टेप इसमें भी हो सकते हैं। इसमें एक एक पैर करके 10,000 स्टेप आप कर सकते हो। लेकिन 10,000 आप तो लोग 20-25 करके सोचते हैं कर लिया हमने। करो साहिबा, तुम करो, यही लगाओ, वो हम दूर से अच्छी नहीं आती है बस। 14वीं का ये एक्सरसाइज फॉर स्टमक रिलैक्स है। और ये लड़कियां अनमैरिड, मैरिड, पिनोपॉज, बुढ़े, मतलब किसी लड़के, ससुर, किसी से भी करा लो कि चलो बाहर नहीं जाते, आपसे नहीं जाया जाता। मेरे ना डैडी आए, बीमार थे, तो उनको मैं बार बार कहती थी डैडी पानी पी लो, डैडी सैर कराओ। तो किसी और कोई आया, हमारे ससुराल से कोई आया, तो गुप्ता जी बोलते थे क्या, और गुप्ता जी क्या हाल है, कहते हवा पानी पे जोर है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये वर्ड बोलना है।
कहते बस बड़ी खातिर हो रही है, हवा पानी पे जोर है। जब देखो डैडी पानी पी लो, डैडी ऐसा जाहिर करो। जोर से। चौदहवीं का चांद हो, मेरा फोन दे, मेरा फोन दे। चौदहवीं का चांद हो, प्यारा सुबह हो। ये आजकल आता है, सीखने का मेरा तरीका भी सिखा रही हूँ कि इसमें ना लूप आते हैं। एक लाइन जैसे ये लूप चला देंगे हम। सोनी निगम ने गाया हुआ है। अभी देखना ये लूप आएगा, आता रहेगा सारे दिन। अगर सुनोगे ना शाम तक ये अपने आप याद हो जाएगा। हमारा ब्रेन ऐसा कंप्यूटर है। आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। अब फिर शुरू हो जाएगा। एक है श्रेया घोषाल के, बड़े अच्छे हैं, दिल पागल ही हो जाए। बंद करके आना वॉल्यूम जीरो करके, जो आवाज अच्छी लगे उसको। बस ये लगा के अपना काम करते रहो, सारा दिन ये चलता रहेगा, सारा दिन चलता रहेगा। चार्जर पे लगा के एक जगह लगा दो, शाम तक याद हो जाएगा। मेरे म्यूजिक टीचर है, उनकी एल्बम आ रही है, रेडी होगी। वो अपने गाने लिखते हैं और मुझे ये सारी ट्रिक सिखाते हैं कि म्यूजिक तो भरा हुआ है, न्यूबॉर्न बच्चा करता है। अब मेरी बेटी की बेटी है 2 साल की, बिल्कुल रिदम में करती है डांस। हम बाद में जब कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने सही गाना है तो गलत होता है। जब तक ये डर नहीं होता कि सही गलत का, अब फिर शुरू हो गया, तो ये ऐसे शुरू होते रहेंगे अपने आप। आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं भी गा रहे हैं, काम कर रहे हो तो भी कान से सीधा ब्रेन में जा रहा है, अपने आप फीड हो रहा है। और फिर अपने आप कोई गलत बात भी नहीं आएगी दिमाग में। इसने ये कहा, गाने का इतना अच्छा असर है। आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। किसी को डांटना है उसके लिए गा दो कि जो भी हो लाजवाब में सब कवर हो गए, है ना। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसको भी लाजवाब बोलोगे, वो भी कवर हो गया। वो नहीं मिल रहा जो मैं जिससे मैंने सीखा था। चलो खड़े हो जाओ, अब खड़े वाली एक्सरसाइज बता दो, वो भी गानों के साथ करनी है। मैंने एक ग्रुप बनाया अपने इस पे, इसमें मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ मी एंड यू का। फ़ोटो भी ऐसी है, मैं और मेरी सहेली। ये देखो मेरा फ़ोटो, ये मैंने शीशे के साथ अपनी फ़ोटो खींची हुई है। तो ये मैं और मेरी सहेली दोनों हैं, है ना। ये ग्रुप है, इसमें दोनों मेरे फ़ोन है, मी एंड यू। इसमें मैं स्टोर कर लेती हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है, बाद में ढूंढना ना पड़े।
ये आ गया, यहाँ पे ढूंढ लेती मैं, बेकार उधर गई। ये गाना सुनोगे ना, इसकी श्रेया घोषाल की आवाज़ में। जिंदगी की का चांद हो, ये जो डिप आती ना, चांदनी का क्या मजा आता है जब खुद गाओ। सुनने में कोई मजा नहीं है, पूरा दिन लग जाता है ये डिप लाने में। लाजवाब हो, तालियां। कितना अच्छा गाया मैंने, तालियां नहीं बजाई। हमारे देखते देखते अच्छा हो रहा है ना। अभी तुम तो 2 महीने पहले का देखो कितना घटिया था। सांस रोकना अपने आप आ जाता है, अपने आप डीप ब्रीदिंग हो रही है। अपने आप रोकना पड़ता है ना, जब तक लाइन खत्म नहीं होती सांस ले नहीं सकते। गाओगे पक्का? यही वाला गाना मैं सुनूंगी अगली बार। और बेबी को भी अपने गाने के लिए फिट है, हस्बैंड के लिए भी फिट है, जिसने तुम्हें ताना मार दिया उसके लिए भी फिट है। क्या लाजवाब बात करी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।